हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ प्रीएम्बल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन मतलब कि एक समरी है जो कि हमें पूरे प्रीएम्बल में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जो कि एक समरी के तौर पे स्टार्टिंग में, जैसे कोई भी चैप्टर होता है उसके चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ कीवर्ड्स होते हैं एंड चैप्टर के लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो इसी तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल जो है वो कस्टमरी है, कंपलसरी नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि जो प्रियम्बल है वो अदर कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, तो एक ऑर्नामेंटल पार्ट की तरह उसे रख दिया गया है। ये कोई कंपल्सरीली ऐड होने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद क्या करता है ये, इट टेल्स अबाउट द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये पर्पस बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होगा, ये वो बताएगा। इसके बाद हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका इंटेंशन क्या था वो ये बताता है। इसके अलावा की टू अनरिवेल द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर, कि उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा था कि हम अपने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के आगे बढ़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या लॉ रूल्स बनाने चाहिए जो कि हमारे देश की जनता के लिए अच्छे होंगे, वो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, इसलिए क्या किया उन्होंने उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो प्रियम्बल क्या करता है, हमें उन फ्रेमर्स की थिंकिंग इंटेंशंस को रिवील करने की कोशिश करता है। इसके बाद डी बासु कहते हैं कि द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्विवेलेंट टू द कॉर्टेमिनस प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यानी कि वो क्या दिखा रहा है, प्रियम्बल दिखा रहा है कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसका एम क्या था, गोल क्या था। ठीक है, प्रियम्बल टेल्स अस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद पर्पस देखते हैं हम, पर्पस क्या है प्रियम्बल का। देखो ये बात हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर डिराइव करता है पीपल से, एंड जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो पावर डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो प्रियम्बल डिक्लेयर करता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इनामिनेट्स फ्रॉम the people, hence the preamble locates sovereignty in the hands of people of India। यानी क्या कहता है वो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल से पावर डिराइव करता है, और ये क्या है, इसी वजह से जो पावर है वो किसके हाथों में है, नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया के हाथों में। अब इसके बाद एक केस आया, कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989, जिसमें कहर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा कि हम कैसे माने कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर डिराइव करता है पीपल से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप मान लीजिए। क्यों मान लीजिए, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन इनामिनेट्स फ्रॉम द पीपल इज अ लीगल फिक्शन। हम इसे एक लीगल फिक्शन मानते हैं एंड अ कंक्लूसिव अजम्पशन दैट कांट बी क्वेश्चन एंड टेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी उन्होंने ये कह दिया कि आप इसके बारे में पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये एक लीगल फिक्शन है। हम ऐसा मानते हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों से डिराइव हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आप लोगों ने भी देखा होगा प्रियम्बल के जो फर्स्ट वर्ड्स हैं वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया किसे कह रहा है, वो हमें ही कह रहा है, कॉमन पीपल को ही कह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद है द प्रियम्बल कंटेन्स द इनेक्टिंग क्लॉज वेयर इट इज स्टेटेड that the constitution was enacted and adopted on 26 November 1949. However, constitution was commenced on 26 Jan 1950। यानी देखो जो उसमें जो भी दिया हुआ है वो क्या है, इनैक्टिंग क्लॉज है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट और अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट हुआ था, और उसके बाद लागू कब से हुआ था, 26 जैन 1950 से।
नेचर ऑफ प्रियम्बल, हमने नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा था। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल नेचर है। इसके बाद हम नेचर देख रहे हैं प्रियम्बल का। नेचर क्या है? वो नॉन जस्टिसिएबल है, दैट मीन्स इट कांट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। इसके बाद प्रियम्बल जो है वो एक नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है। अगर मान लेते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में और प्रियम्बल में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कोई क्लैश अराइज होता है, तो क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को प्रिवेल किया जाएगा, ना कि प्रियम्बल को। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर कोई अभी के लिए यही देखते हैं। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि प्रियम्बल जो है वो ना तो किसी की पावर को कंफर्म करता है और ना ही लिमिट करता है। प्रियम्बल कैन नाइदर कंफर्म द सब्सटेंटिव पावर नॉर लिमिट द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। अभी पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रियम्बल क्या है? एक ऑर्नामेंटल पार्ट है एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं है। अभी तक हम इतनी बात कर चुके हैं कि प्रियम्बल होता क्या है, इंट्रोडक्शन है, कस्टमरी है, कंपलसरी नहीं है, पर्पस क्या है, नेचर क्या है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है भी या नहीं है। तो हम इसमें दो केसेस याद रखेंगे। पहला है बर्बरी यूनियन केस 1960 और दूसरा केस है केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो जब बर्बरी केस 1960 में आया तो उन्होंने किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन द की टू अनरिवेल द माइंड ऑफ द फ्रेमर। लेकिन जब 1973 में दोबारा से ये केस केशवानंदा भारती केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, preamble is the part of the constitution and important also, which help us in interpreting the constitution as our framers। यानी पहले तो उन्होंने कहा कि पार्ट नहीं है, अब कहते हैं कि पार्ट है, तो अब जो कहते हैं वो मानना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट ही नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया? प्रियम्बल को अमेंड किया गया और उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्द ऐड किए गए। हमने देखा था कि इट टेल्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस? आइडियल्स और एस्पिरेशंस हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एस्पिरेशंस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आइडियल्स हैं सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। इसमें हम याद कर लेंगे 3S डॉक्टर, यानी सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, और डॉक्टर से D से डेमोक्रेटिक और R से रिपब्लिक, और इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब आइडियल्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम आइडियल्स में पहला है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड पावर या अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट। यानी इंडिया जो है वो किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स से काम नहीं करता। यानी कि अगर मान लेते हैं कि इंडिया कोई डिसीजन लेना चाहता है, उस डिसीजन को उसे अप्लाई करने के लिए, उसे लागू करने के लिए वो किसी भी बाहर की किसी पावर से इन्फ्लुएंस या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? ये हम आगे देखते हैं। अब देखिए, इट इज़ द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट विच इज़ अनकंट्रोल्ड एंड अनलिमिटेड। सॉवरेन मीन्स द कंट्री इज इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम, चाहे फिर वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। इट मीन्स इंडिया जो है कभी भी कोई डिसीजन लेते टाइम किसी भी दूसरी पावर को रिकॉग्नाइज नहीं करती। लेकिन सच में ऐसा है भी या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? कि बहुत बार ऐसा होता है कि अंडर द प्रेशर ऑफ अदर कंट्रीज, अंडर द प्रेशर ऑफ अदर, जैसे IMF होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, इनके प्रेशर में हमें कई बार ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो कि हम पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को देखते हुए वो डिसीजन ले लेते हैं।
Thus, globalization has not diluted the sovereignty but certainly impacted it. कहने का मतलब ये है, तो क्वेश्चन क्या आ रहा हुआ यहाँ पे कि क्या ग्लोबलाइजेशन सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट करता है? तो यस, इम्पैक्ट करता है, लेकिन डाइल्यूट नहीं करता। डाइल्यूट क्यों नहीं करता? क्योंकि हम जब भी कोई डिसीजन जो है लेंगे तो एक्सटर्नली में भी वो इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट में होता है, इसलिए हम लेना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? हमने सोशलिस्ट में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हमने अपनाया है, ना कि जो सोशलिस्ट अदर कंट्रीज में होता है। अब देखो, एक एग्जांपल बताती हूँ। इसको पढ़ने से पहले हम एक सिनेरियो डेवलप कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक्स कंट्री है, उसमें क्या है कि 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 लोग हैं। अब कह रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम तब सोशलिस्ट कहलाएंगे, हम इनको चारों को इक्वली 25 रुपीज दे दें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन क्या ये सही होगा? क्यों? क्योंकि किसी ने ज़्यादा मेहनत की होगी, किसी ने बिल्कुल नहीं की होगी। तो उसे अगर इक्वल दे दिया जाएगा तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम क्या हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जिसे फेबियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। Socialistic goals are to be achieved through democratic means. The socialistic goals are included under DPSP. ठीक है, अंडर आर्टिकल 39B और 39C। तो 39B क्या कहता है कि हम इंश्योर करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री मस्ट बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन गुड। हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इक्विटेबल, यानी जिसको जो जितना कैपेबल है, जो जितना मेहनत करके कमा सकता है, या फिर जिसको जितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम जो स्टेट है वो इंश्योर करता है कि सबको रिसोर्सेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मिले। दूसरी तरफ 39C कहता है कि द स्टेट शेल टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। यानी कि कुछ लोगों के हाथों में ही पैसा नहीं होना चाहिए, पर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट गुड। अब आगे देखते हैं, कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स क्या हैं जो हम पढ़ रहे हैं? वही हैं कि स्टेट सोशलिज्म या कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, और फेबियन सोशलिज्म क्या होता है। देखो, डेमोक्रेटिक और फेबियन एक ही बात है, लेकिन हम किस चीज़ को फेबियन कह रहे हैं हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले है स्टेट सोशलिज्म, which involves the nationalism of all means of production and distribution and abolition distribution and production एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कोई भी अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है, और जो भी प्रोडक्शन होगा और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्टेट के अंडर होगा। ठीक है, और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इक्वालिटी है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है कि हम प्राइवेट को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी देंगे और पब्लिक को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी देंगे, और क्या फॉलो करेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। And Indian socialism ensure equal pay, minimize inequality and ensure resources for poor section। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फेबियन सोशलिज्म क्या है। फेबियन सोशलिज्म का मतलब है कि द ट्रांजिशन बिटवीन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म एज अ ग्रेजुअल प्रोसेस थ्रू पीसफुल यूज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंसीज। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ ही जा रहे हैं, तो हम क्या है? फेबियन सोशलिज्म। अब इसके बाद है कि जो सोशलिस्टिक गोल्स हैं उन पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट है और इसके क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने पढ़ा होगा, ये हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं आप लोगों को ये टॉपिक पता है तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, हम लोग इसको फिर से एक वीडियो बनाएंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं
वो लागू हुए हैं तो सोशलिस्टिक गोल्स पे क्या इम्पैक्ट करता है, तो वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है, कुछ के हाथ में ज़्यादा वेल्थ आ जाती है, रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट करता है, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं जो साउथ और जो वेस्ट, साउथ और वेस्ट जो है वो रिचर कंट्री, रिचर साइड होती जा रही है कंपैरेटिव टू नॉर्थ एंड ईस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो ओशंस और जो भी हैं वो अपनी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ पे ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि ओशन है तो वहाँ पे ज़मीनों के रेट ज़्यादा हो जाएंगे उस तरीके से। ठीक है, जो ज़्यादा एजुकेटेड है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या हुआ सोशलिस्टिक गोल्स पे। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ऐसा हमेशा कहना ठीक नहीं है कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स और गोल से हम डेविएट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की कोशिश भी करी। कैसे करी? प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत जो राशन प्रोवाइड किया गया 800 मिलियन पीपल्स को, तो हम इनइक्वालिटी को ही काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद आईएमएफ ने कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो धीरे धीरे इंडिया में ख़त्म होने को आ रही है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, लोग टैक्स भी दे रहे हैं। और इसके अलावा एक है जैम ट्राइनिटी, जन धन आधार मोबाइल, यानी उद्योग भी है, आधार भी है और मेमोरेंडम मोबाइल भी है। ये सब क्या है, ग्रोथ शो करता है। इसके बाद है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म दो तरीके के हैं, इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि हम किसी भी रिलीजन को, किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानते हैं और न्यूट्रल रहते हैं। वेर एज वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन है। लेकिन इंडियन के अंदर जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब वो मतलब इन्फ्लुएंस या एंटर भी करेंगे, लेकिन ऐसा वेस्टर्न में नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद डेमोक्रेटिक है। इट मीन्स गवर्नमेंट इज ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड इन इंडिया कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी हम जो है वो हम डेमोक्रेटिक भी हैं। राइट टू वोट हमें मिला हुआ है, कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब है कि हम, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आता है। हायरार्की मतलब हेरिडेटरी नहीं है कि मोनार्की चल रही है उस तरीके से, तो हम क्या हैं, रिपब्लिक है। हमने 5 चीज़ें डिस्कस करी किसमें, आइडियल के अंदर, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब हम एस्पिरेशंस देखेंगे। जस्टिस, जस्टिस में 3 इंक्लूड होते हैं, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल में अंडर आर्टिकल 14 to 18 आएगा। इकोनॉमिक में हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने इकोनॉमिक देखे थे 39B और 39C। इसके बाद पॉलिटिकल जो है उसके अंदर अंडर आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी है। लिबर्टी में है, लिबर्टी का मतलब होता है कि हमें आज़ादी है कुछ भी करने की, लेकिन कुछ भी रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। तो फ्रीडम टू डू एनीथिंग व्हाट आई कंसिडर माई सेल्फ कि दैट इज़ गुड, वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो किसी और के राइट को ऑल्टर नहीं करनी चाहिए, हार्म नहीं करनी चाहिए। तो लिबर्टी में प्रियम्बल 2 चीज़ों की बात करता है, दैट इज़ लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A। इसके अलावा लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप अंडर आर्टिकल 25 से 28। इक्वालिटी क्या है कि किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होगा, अपॉर्चुनिटी सबके लिए होगी। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, सोशल हार्मनी होनी चाहिए, और ये क्या करता है, प्रमोट करता है इंटीग्रिटी को। तो देखो प्रियम्बल के हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट थे वो हम देख चुके हैं, मेनली यही थे, आइडियल्स में और एस्पिरेशंस में। आपको मेनली यही याद करना है। अगर कोई डाउट हो तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड यस, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।